तो भाई अपनी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कार्लो एंसेलोटी से पूछा जाता है कि भाई आप ये बताओ लाइक ये जो नेट अब रिजल्ट निकला है कि तुमने भाई बार्सिलोना को हराया एक बहुत ही रियल मैड्रिड फैशन में, और फिर एक बहुत ही रियल मैड्रिड तरीके से तुम रायो वैलेकानो के अगेंस्ट यहाँ पर तुमने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए। तो कार्लो एंसेलोटी भाई स्मार्ट तो बंदा है, भाई ने डिप्लोमेटिक तरीके से बोला कि मैं तो बार्सिलोना को हराना ज्यादा प्रेफर करता हूं रादर देन रायो वैलेकानो। अब यहां पर वो सेंटीमेंट पे खेल गए, लेकिन एक वो कॉन्सेप्ट आता है ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो कायदे से मेरे को लगता है कि नेट रिजल्ट फिर क्या ही रहा अगर आपने बार्सिलोना को इतने बढ़िया फैशन में हरा के उनके ऊपर एक बहुत बढ़िया डोमिनेंट यहाँ पर मैं कहता हूँ कि एडवांटेज लेके आपने अगले ही हफ्ते यहाँ पर रायो वैलेकानो के अगेंस्ट हक दिया यहाँ पर आके। और टू बी ऑनेस्ट इस मैच के लिए परफेक्ट लाइन वो लगती है कि हम ये एक ऐसा गेम है जहां पर 10 में से 9 बार हम हार जाते हैं, जीत जाते हैं, और एक बार हम हार जाते हैं, और ये एक बार वही था। नहीं, मेरे को पता नहीं क्यों रियल मैड्रिड जब भी किसी अंडरडॉग टीम के अगेंस्ट उतरती है, जब भी किसी एक ऐसी टीम के अगेंस्ट उतरती है जहां पर सारी दुनिया जीत गई होगी, शायद से मेरे को लगता है मेरा कॉलेज कोर फुटबॉल वो भी जीत गई होगी, लेकिन रियल मैड्रिड वहां पर हगना उसका बिल्कुल बनता है। ये मेरे को लगता है कि यहां पर जो बहुत बड़ी दिक्कत है कि आप लो ब्लॉक को क्यों नहीं तोड़ पाए। और आज के एपिसोड में जो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा था वो एक्चुअली मैं एम्बापे पे बात करना था, क्योंकि एम्बापे के रिगार्डिंग भी स्टोरी काफी ज्यादा डेवलप्ड हो गई, लेकिन इस पे बात करना जरूरी है। देखो पहली चीज तो मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड की एक अंडर कार्लो एंसेलोटी जो ट्रेजेक्ट्री चलती है ना, उसमें एक आधा थप्पड़ तो लगना बहुत जरूरी बनता है। उसके पीछे ये है कि जागते नहीं है और कहीं ना कहीं एक मिसकंसेप्शन में हमेशा रहते हैं। ये मैं खुद के ही फैन बेस को एड्रेस कर रहा हूं, जैसे चैंपियंस लीग वाला था, मैनचेस्टर सिटी की जिस तरीके से रन ऑफ फॉर्म चल रही थी उसके अगेंस्ट हम अपने कमबैक का हुक्म का इक्का लेके बैठे हुए थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो जोकर है। अब बात असल में ये है कि अगर हम अभी की बात करें तो जूड बेलिंगम ने आज गोल नहीं मारा। अगर जूड बेलिंगम ने गोल नहीं मारा तो किसी ने भी नहीं मारा। इसका मतलब अगर जूड बेलिंगम गोल नहीं मारेगा तो यहां पर टीम ठन गोपाल। अब ऐसे में यहां पर देखो हमने रॉड्रिगो भी खिलाया, सेकंड हाफ में हमने जोसेलू को भी खिलाया, हमने विनी को पूरे 90 मिनट्स दिए, लेकिन फिर भी यहां पर एक भी चांस को आप गोल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्या हम खराब खेले? बिल्कुल भी नहीं। लाइक एब्सोल्युटली जीरो चांसेस क्रिएट करने को दिए, तो आप कह सकते हो कि टोटल 90 मिनट आपको सिर्फ अटैक करना था। एक दुक्का जो आप पोजीशन लूज करते थे। और मेरे को आज का गेम बहुत सही लगा। अगर इसमें 1-2 गेम आए थे शायद से मैं इसको 10 में से 9 9.5 नंबर दे देता, लेकिन बस हमने यहां पर गोल कन्वर्ट नहीं किया तो सारे नंबर वहीं कट जाएंगे। अगर मैं यहां पर थोड़ी लाइक डिटेल्स में जब बात करूं, सबसे पहले तो मेरे को लगता है कि जोसेलू इज वेरी लिमिटेड। मैंने यहां पर काफी ज्यादा वाउच करा जोसेलू के लिए, उसको स्टार्ट करवाओ, उसको ये करवाओ, उसको वो करवाओ, लेकिन मेरे को यहां पर लगता है कि जब जोसेलू को आप पूरे 90 मिनट खिलाते ना, उसके साथ एक प्रॉब्लम आ जाती है। वो ये है कि वो टैक्टिकली इनफ्लेक्सिबल है, और उसमें उसकी गलती नहीं है, बट उसकी प्रोफाइल ही ऐसी है। जैसे अगर हम अभी की बात करें तो वो यहां पर बिल्कुल भी ड्रॉप करके ब्लेंड नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि लाइक जैसे बेंजिमा ड्रॉप करता था, आपको लगता था कि नंबर 10 आ गया, आपको लगता था मिज़ेट ओजिल आ गया, वो यहां पर लिटरली नंबर 8 वाली पोजीशन तक भी ड्रॉप करके ऐसा फील करवाता है कि ये तो मिडफील्ड ही है। लेकिन अगर जोसेलू की बात करें तो वहां पर मामला काफी ज्यादा बेकार हो जाता है, क्योंकि जोसेलू की बात करें तो सबसे पहले तो लाइक होल्ड अप प्ले में अगर वो बहुत ज्यादा बुरा नहीं है, लेकिन वो कुछ इतना ज्यादा हमको फायदा भी नहीं पहुंचा रहा, और सबसे बड़ी बात है कि वो किसी को सेटअप भी नहीं कर पा रहा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैंने नोट्स में लिखा था अपने कि भाई लाइक शुरुआत के अगर 15-20 मिनट की बात करें तो जोसेलू भी खेल रहा था, बेलिंगम भी खेल रहा था, कारवाल को बहुत ज़्यादा स्पेस भी मिल रहा था, क्योंकि जो रायो वैलेकानो का डिफेंस है वो काफ़ी नैरो भी था, लेकिन फिर भी कोई क्रॉस नहीं डाल रहा था। अब अगर जोसेलू की सबसे बड़ी एबिलिटी उसकी एरियल एबिलिटी है, और आप अगर क्रॉसेज नहीं डाल रहे तो फिर आप टेस्ट क्या कर रहे हो, आप किस तरीके से टेस्ट कर रहे हो? इसमें मेरे को लगता है सबसे थ्रेटनिंग अगेन कारवाल था। फ्रान गार्सिया अगेन वो डिफेंसिव गलती कर रहा है, अगेन वो लाइबिलिटी बन रहा है, लेकिन आप देखो फर्लन मेंडी जो कि एक डिफेंसिव माइंडेड है और फ्रान गार्सिया जो कि अटैकिंग माइंडेड है, कितना ज्यादा फर्क है, कितना ज्यादा डिफरेंस है, और विनीसियस के साथ वो कॉम्बिनेशन अच्छा बना पा रहा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया किस तरीके से यहां पर हमारे स्ट्राइकर्स आज एक बार फिर स्टेप अप नहीं कर पाए, जस्ट बिकॉज अगर तुम जूड बेलिंगम का वेट कर रहे हो, नहीं टू बी ऑनेस्ट मेरे को पता, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अंदर से कि जूड बेलिंगम का गोल आएगा, लेकिन मैंने अपने आप को कोई ऑब्जेक्टिव नहीं दिया था, ना ही टीम को कोई ऑब्जेक्टिव दिया था कि जूड बेलिंगम का आज गोल आना ही चाहिए, बिकॉज जूड बेलिंगम इज नॉट अ स्ट्राइकर। जूड बेलिंगम को हमने साइन यहां पर 25-30 गोल मारने के लिए नहीं करा। अगर जूड बेलिंगम को हम इसी एंगल से देखते रहेंगे ना कि यार आज गोल नहीं आया इसलिए हार गए, आज फ्लॉप गया, आज टैप इन बेलिंगम टैपिंगम, अगर हम यही करते रहेंगे तो शायद से कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा डिल्यूजन हो जाएंगे। मेरे को लगता है कि अगर आप जूड बेलिंगम को एक सपोर्टिव एक्टर पे देखोगे, जो कि उसको होना चाहिए,
ही इज द मेन मैन, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर गोल्स में अगर वो मेन मैन है तो कहीं ना कहीं आपकी टैक्टिक्स ही बेकार है। विनीसियस है, रोड्रिगो है, जोसेलू है, ब्राहिम दियाज है, सबको रोल निभाना पड़ेगा और मोस्ट प्रॉब्ली विनीसियस और रोड्रिगो तो करना ही पड़ेगा। भाई आप अपने चांसेस को कन्वर्ट नहीं कर रहे, यहाँ पर भी आपने लिटरली कितने चांसेस लिए लेकिन आप कन्वर्ट नहीं कर रहे। एक गोल मारा तो ऑफसाइड हो गया, तो ये तो काफी दिक्कत की बात है। एक छोटा सा अंडररेटेड पॉइंट मेरे को लगा, केपा की डिस्ट्रीब्यूशन बेटर हो रही है, केपा कॉन्फिडेंट दिख रहा है प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक और डिस्ट्रीब्यूशन से, और उस चीज को कार्लो सराह भी रहा है। खैर इसी के साथ बात करते हैं कि भाई एम्बापे के साथ ये हो क्या रहा है। 2017 से चली ये कहानी, 2018 में भी हुई, 19, 20 थोड़ा थोड़ा चलता रहा, लेकिन 21 में फिर एक बार तूल पकड़ी, 22 में तो धोखा ही मिल गया, 23 में फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग अपने अटकलें लगाने लगे और 2024 में अचानक से यहाँ पर लगभग 3-4 साल के इस पूरे ड्रामे के बाद रियल मैड्रिड ने ऑफिशियल नोटिस क्यों डाला कि भाई किलियन एम्बापे के साथ कोई भी नेगोशिएशन नहीं हो रही है, जो कि एक पीएसजी का प्लेयर है। ऐसे में जो भी मीडिया आउटलेट यहाँ पर जो भी बोल रहे हैं वो सब झूठ है। अब देखो एक कहानी स्टार्ट होती है बैलन डोर की सेरेमनी से। देखो बैलन डोर की सेरेमनी में यहाँ पर एल चिरिंगीटो और यहाँ पर अगर स्पेनिश प्रोग्राम की बात करें तो उन्होंने बहुत बोल्ड क्लेम करा। उन्होंने कहा कि किलियन एम्बापे के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो पूरी बैलन डोर सेरेमनी में जितने भी लोगों से हमने बात करी सब ये मान के चल रहे हैं और सबको ये पता है कि रियल मैड्रिड में किलियन एम्बापे आने वाला है 2024 में। अब देखो जब ये इस तरीके से पूरा टीवी प्रोग्राम आता है तो इसमें कोई डिटेल्स नहीं होती, इसमें सिर्फ हवा की बातें होती हैं, इसमें सिर्फ बात होती है मूड की, इसमें सिर्फ बात होती है कहीं ना कहीं कुछ हाई टॉकिंग पॉइंट्स की, जो कि तुमको और मेरे को दोनों को बहुत पहले से पता है। लेकिन बात असल में तूल तब पकड़ ली जब इन्होंने ही यहाँ पर आगे की रिपोर्ट में एक पब्लिश रिपोर्ट डाल दिया और जिसमें काफी सारी डिटेल्स डाल दी। सबसे पहले उन्होंने बताया कि किलियन एम्बापे यहाँ पर 3 गुना ज्यादा पैसा कमाएगा विनीसियस जूनियर से रियल मैड्रिड में, और यहाँ पर लेकिन फिर भी उसको अपना पे कट लेना पड़ेगा पीएसजी से। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि किलियन एम्बापे और रियल मैड्रिड के बीच में ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका है 2024 तक, जिसमें यहाँ पर 100% इमेज राइट्स किलियन एम्बापे को दे दिए। अब देखो इस चीज से पीएसजी की तिल मिला तो गई थोड़ा सा, लेकिन पीएसजी ने भी अपने यहाँ पर माउथ पीसेस की बात करें, चाहे हम ले पेरिसियन की बात करें, चाहे कुछ हद तक हम ले क्विप की बात करें, उन्होंने भी यहाँ पर अपने आर्टिकल्स और अपने हाइप को बनाया। यहाँ पर ले क्विप और ले पेरिसियन की दोनों की अगर एक्सक्लूसिव अपनी अपनी डिटेल्स की बात करें, रिपोर्ट की बात करें, तो दोनों ने एक सुर में ये बात कही है कि अभी किलियन एम्बापे कोई भी डिसीजन नहीं है। किलियन एम्बापे ने अभी तक यहाँ पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया है कि रियल मैड्रिड है या फिर वो पीएसजी है। लेकिन इसी बात पे लीग क्विप ने ये भी कह दिया कि भाई अभी इस मामले में लिवरपूल भी एक्टिव है, वो ये मानते हैं। अब देखो यहाँ पर कोई डिटेल्स नहीं दी कि लिवरपूल इस पैसे को कैसे लेके आएगी, एम्बापे का लिवरपूल के रिगार्डिंग क्या स्टैंड है और क्या पीएसजी नेगोशिएट करना चाहेगी लिवरपूल से। तीनों में से कोई भी पॉइंट पे बात नहीं हुई। बस बात इतनी हुई है कि यर्गन क्लॉप एम्बापे को पहले भी चाहता था और अभी भी चाहता है, और शायद से इस बात को तुम कॉमन सेंस और थोड़ा सा लगाओगे ना, थोड़े से तारों को जोड़ोगे तो तुम समझ जाओगे, क्योंकि साला अगले साल बिकेगा, उसका पैसा भी लिवरपूल के पास आएगा और लिवरपूल को एक स्टार की भी जरूरत है। ऐसे में यहाँ पर पीएसजी ये हाइप बना सकती है, ये लाइक मीडिया ये हाइप बना सकती है कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है। खैर अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों हुआ कि रियल मैड्रिड ने इसको ऑफिशियली डिनाई करा, रूमर्स तो पहले भी आ रहे थे। देखो इसके पीछे यहाँ पर सिंपल सा रीजन है, कॉमन टैक्टिक्स होती है कि पीएसजी यहाँ पर प्रूफ ना कर दे कि दोनों के बीच में एक अंडरग्राउंड नेगोशिएशन चालू है, क्योंकि तुमको पता है कि इसको यहाँ पर इलीगल कहा गया और यहाँ पर सैंक्शन लग सकते हैं। और पर्टिकुलरली यहाँ पर यूएफए का वो कैफरीन, यूएफए का वो लाइक उस ईसीए यूरोपियन क्लब एसोसिएशन का वो प्रेसिडेंट बना हुआ है नसर अल खिलाफी, और उसकी यूएफए के साथ भी काफ़ी नज़दीकी है और इन बेचारों का सुपर लीग के चक्कर में यहाँ पर थोड़ा सा लफड़ा चलता ही है। तो तुम समझ सकते हो कि यहाँ पर रियल मैड्रिड कुछ भी ऐसा मौका नहीं देना चाहती कि एम्बापे के केस में हमको कहीं फंसाया जाए। ये पहली बार नहीं है, ये पहले भी हुआ है। 2017 में जब किलियन एम्बापे पीएसजी प्लेयर जस्ट बनने वाला था, तब भी रियल मैड्रिड ने अपने आप को दूर कर दिया था कि हम एम्बापे के साथ नेगोशिएट नहीं कर रहे। उससे जस्ट पहले यहाँ पर वेराटी के साथ भी सेम हुआ था, जब रियल मैड्रिड ने एक ऑफिशियल नोटिस में बोला था कि वेराटी के साथ भी हम ना ही वेराटी से डिस्कस कर रहे और ना ही पीएसजी से नेगोशिएट कर रहे। इसको कहते हैं अंडर द टेबल वाली चीज होती है ना, कि आप यहाँ पर लाइक क्लब को बिना बताए एम्बापे के साथ लाइक नेगोशिएट नहीं कर सकते, अभी लाइक लीगली वो कॉन्ट्रैक्ट में है। अब तुम में से काफी लोग कहोगे यार 1 जनवरी के बाद तो हम कर सकते हैं ना नेगोशिएट। देखो असल में बात यहाँ पर ये है कि किलियन एम्बापे फिलहाल के लिए तो यहाँ पर अपना डिसीजन नहीं बनाने वाला, क्योंकि बात ये है कि ना ही पैसों की बात है स्पोर्टिंग रीजन की। और ले क्विप और ले पेरिसियन दोनों ने ये बात कही है कि स्पोर्टिंगली वो फुल्ली सेटिस्फाइड है पीएसजी में, और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि पीएसजी ये मान के चल रही है कि एम्बापे एक बार फिर से
उनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर देगा। अब मैं आपको एक अंदर की डिटेल बताता हूँ जो कि तमाम मोस्ट रिलायबल रिपोर्ट्स ने भी एक चीज़ कही है। उन्होंने ये कहा है कि एम्बापे के रिगार्डिंग ये नेगोशिएशन डालने का एक और तरीका ये है कि एम्बापे के लिए रियल मैड्रिड ने एक बार फिर से पब्लिक में कंफर्म कर दिया कि उनको एम्बापे से मतलब नहीं है। और ये चीज़ वो मानते हैं कि ठीक है, पब्लिक में सब चुतिया नहीं है, कोई नहीं मानने वाला, लेकिन उनका पब्लिक स्टैंड ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर पहल करनी है तो एम्बापे पहले करेगा, और अगर एम्बापे नहीं आने वाला तो भी रियल मैड्रिड के पास प्लान बी है और उसके पास वो जा रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी सामने निकल के आई है कि एम्बापे को खुद ही पहल करनी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि जब उसने 2022 में ये चीज़ ड्रामा करा था, उसके इमीडिएट बाद, जब मेरे को याद है फ्लोरेंटिनो पेरेज ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि वो एम्बापे नहीं है जो एम्बापे मेरे को रियल मैड्रिड में लेके आना है, तब काफ़ी रिपोर्ट्स हैं, चाहे मार्सा की बात करें, चिरंगेटो की बात करें, एथलेटिक की बात करें, रेलोवो की बात करें, और इवन अगर ला पेरिजियन की बात करें जो कि स्पेनिश फ्रेंच मीडिया है, उन्होंने यहाँ पर कंफर्म करा था कि एम्बापे ने पर्सनली एक मैसेज सेंड किया है पेरेस को अपोलोजाइज करते हुए और अपना डिसीजन बताते हुए, और उसी के बाद यहाँ पर दोनों पार्टीज के बीच में चीज़ों को सॉफ्ट किया गया है। शायद से कहीं ना कहीं अभी जून में और जुलाई में एक मीटिंग हुई थी जिसमें सैंचेस थे, जिसमें पेरेस थे और जिसमें एंसेलोटी थे, और पेरेस ने एक बार फिर से दोनों के सामने कंफर्म कर दिया था कि 2024-25 सीजन के लिए वो एम्बापे पे पूरा ट्रस्ट करते हैं, और एक बार फिर से वो एम्बापे की स्टोरी लाइन में रियल मैड्रिड को एंटर होते हुए दिख रहे हैं, और इस बार वंस एंड फॉर ऑल फाइनल सीन होगा। यही चीज़ PSG के लिए भी है। तुम में से काफ़ी लोगों को लगता है कि जनवरी में क्या नेगोशिएशन होगा, नहीं होगा, वो इसको लास्ट में ही बताएगा जब चैंपियंस लीग का सीजन भी खत्म हो जाएगा और जब बाकी सारे लीग भी खत्म हो जाएंगे, उसके बाद ही मोस्ट तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर यूरो 2024 के बाद ही एम्बापे का असली डिसीजन हमको देखने को मिलेगा। और जनवरी में एम्बापे का रियल मैड्रिड आने का भी कोई सेंस नहीं बनता, ना ही रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से, ना ही एम्बापे के पर्सपेक्टिव से, और ना ही PSG के पर्सपेक्टिव।